हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज़ का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैनल पे विजयनगर और बहमनी किंगडम इसका सीरीज अपलोड हो चुका है। तो आप लोग ये वन वीडियो वाले सीरीज़ में जा रहा है। तो इसका यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये वीडियो अपलोड हो चुका है। कुछ ही कल ये मराठा एम्पायर के बारे में भी इस पर अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल आप विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में जाकर देख सकते हैं। तो सीरीज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली इन बंगाल इन ईयर 1773। यानी 1773 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? आंसर रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 में पास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। वहीं चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट बहुत सारे आते हैं। 1883 ये 1813 का चार्टर एक्ट है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ये उसी तरह 53 का आता है। हर 20 साल में आते हैं चार्टर एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आता है। 1909 का आता है। ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वहीं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1919 का था। और फिर ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि क्या कौन कौन सा एक्ट ब्रिटिश ने लाया था। वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया? 1773 में ये ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करवाया गया एक्ट, जो कि भारत पे बहुत हद तक कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास करवाया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था वो ज़रा जान लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया इस एक्ट के तहत। वहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर डाले गए जो कि असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। जो मेन गवर्नर जनरल होता था, जैसे पीएम होते हैं उस तरह वहाँ कंपनी जो राज करती थी तो मेन अपना गवर्नर जनरल बनाता था। इसको असिस्ट करने के लिए, इसको सहयोग करने के लिए 4 मेंबर दिया। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, मतलब जो डायरेक्ट लॉ बनाएगा। अगर ये गवर्नर जनरल कोई लॉ बनाता है तो चारों उसमें सहयोग करेंगे, यानी डायरेक्ट इन लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे भारत में क्या होता है, लोअर हाउस अपर हाउस। अभी जो है जितने लेजिस्लेचर यानी जितने भी सांसद जीत के गए हैं वो सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लेजिस्लेचर है। और एग्जीक्यूटिव कौन? मतलब जो कानून लागू कर रहा है, यानी जो सरकार में है, अभी जो भी सरकार में है वो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। जैसे राहुल गांधी, ये सारे लोग हैं लेजिस्लेचर में हैं, ये सब लोग हैं लेजिस्लेचर में। लेकिन जो मेन कानून बनाएंगे वो फिर यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है वो करेंगे। वहीं इसमें और क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इसमें कब हुआ? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में हुआ। एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज। एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जज इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट में थे। और ये अपना ब्राइब लेने, घूस लेने से मना किया गया। जो भी इंडियंस थे, इंडियंस से घूस लेने के लिए अपने सिपाही को मना किया इस एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये 1773 का था रेगुलेटिंग एक्ट। वहीं इसके आगे आता है अमेंडिंग एक्ट आता है, एक बहुत छोटा सा है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडिंग एक्ट आता है इसके बाद, वो कब आता है? 1781 में आता है। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी उसको सुधारने के लिए अमेंडिंग एक्ट आता है।
इसके आगे जो फिर तीसरा है वो इम्पोर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये कब आता है? 1784। ये याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट था ये। उसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आता है पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके थ्रू पहली बार जो ब्रिटिश एम्पायर राज कर रही थी भारत में, उसको बोला, जो कंपनी राज कर रही थी, अब बोला गया कि ये ब्रिटिश टेरिटरीज है। अब ब्रिटिश सरकार की टेरिटरीज बोला गया इसके थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू पहली बार। इसमें इसके पहले जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से था। अब यहाँ पे क्रिएट हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट हुआ और इसी को बोला जाता है ये हाफ लोफ सिस्टम, यानी कि ड्यूल कंट्रोल स्टार्ट हो गया। अब कॉमर्शियल अलग और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग होने लगे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ड्यूल कंट्रोल, यानी दो कंट्रोल अब स्टार्ट हुआ और इसी को कहते हैं हाफ लोफ सिस्टम। हाफ लोफ सिस्टम इसी को बोला जाता है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया। इसके बाद है अगला, अभी देख लेते हैं शॉर्ट में, अब देख लेते हैं बाकी सब। फोर्थ जो आया वो चार्टर एक्ट 1793। अभी सब जो भी आएंगे चार्टर एक्ट अब आते जाएंगे। चार्टर एक्ट आया 1793 का, 1793 का चार्टर एक्ट आया। इसमें जो ब्रिटिश जो यहाँ काम कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी, उसको 20 साल एक्सटेंड कर दिया उसके कार्य को, कि आप 20 साल और यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद अभी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है पिट्स इंडिया एक्ट में, तो ये चार्टर एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भारत में जो रिवेन्यू जनरेट हो रही है वहाँ से आएगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की में जो भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भारत में जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ से मिलेगा। इसके बाद आता है पांचवा, फिर चार्टर एक्ट आता है। 20 साल जब हो गया चार्टर एक्ट, अभी 20 साल के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 1 लाख अलॉट किया गया, 1 लाख रुपया अलॉट किया गया एजुकेशन के लिए, भारतीय एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया अलॉट किया गया। क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने के लिए अलाउ किया गया कि इंडिया में क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट किया जा सकता है। ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेड मोनोपोली जो था, पूरा ट्रेड इन्हीं लोग कर रहा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ 2 चीज़ छोड़कर, एक चाइना के साथ, यानी चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे, और एक चाय में ट्रेड कर सकते थे भारत में। ठीक है, ये 2 छोड़कर बाकी सारे ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया। अभी इसमें और क्या दिया गया कि गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, एक सेकेंड, उसमें एक लॉ मेंबर होगा। जो भी ये गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी इसके पहले देखे थे ना, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो उसमें एक लॉ मेंबर होगा। इसी के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को ये आदेश दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से टैक्स वसूल कर सकते हैं और पब्लिक को पनिश भी कर सकते हैं, उन्हें सज़ा भी दे सकते हैं। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में भी। चार्टर एक्ट अभी 1833 का आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो ये सब के बारे में फिर से डिटेल में जानेंगे। इसके थ्रू एक ये जान लेते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट आएगा।
1853 का चार्टर एक्ट आएगा। वहीं 1857 में एक पील कमीशन बना था। पील कमीशन बना था। ये कमीशन ये रिकमेंड करता था कि जो भी सैनिक भारत में है उसमें भारतीय को कम रखा जाए और ब्रिटिश लोग को ज़्यादा रखा जाए। ठीक है। उसके बाद 1857 में विद्रोह भी हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर आया, इंडिया एक्ट आया। 1858 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये सारे चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, कौन इंडियन काउंसिल एक्ट है। यहाँ से अब इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 का। फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1909 का। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1919 का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1935 का। तो डिटेल में जानेंगे फिर आगे वाले वीडियो में, अभी ज़्यादा बाउंस करने लगेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग, यानी डिफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में सबसे पहले कौन बताया? आंसर होगा जॉन मेनार्ड किनेस। जान लेते हैं थोड़ा, जब इकोनॉमिक्स का बात आया तो जान लेते हैं थोड़ा बजट। बजट जो है दो तरह के होते हैं, एक रिवेन्यू एक कैपिटल। बजट में रिवेन्यू यानी बजट किसे कहते हैं? आय और व्यय, ये दोनों का डिफरेंस जो भी आता है बजट, तो उसका दो पार्ट रिवेन्यू और कैपिटल। इसको अगले स्लाइड में समझते हैं। बजट, रिवेन्यू और एक कैपिटल। रिवेन्यू में एक रिसिप्ट होगा, मतलब जो आमदनी होगी, और एक खर्चा। कैपिटल में भी एक रिसिप्ट होगा, आमदनी और एक खर्चा। ठीक है। इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट किसे कहेंगे और कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट के पास जो कंटिन्यू आ रहा है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास कंटिन्यू आ रहा है, जैसे टैक्स का पैसा हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब जो ये सरकार दूसरे को लोन दिया है और उस पर कंटिन्यू इंटरेस्ट इसे आ रहा है, वो होगा रिवेन्यू रिसिप्ट में। एक्सपेंडिचर जो कंटिन्यू जा रहा है, जैसे सैलरी हो गया, सैलरी कंटिन्यू जा रहा है। पेंशन कंटिन्यू पैसा जा रहा है ये सरकार से, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो कंटिन्यू बेसिस पे जा रहा हो। इंटरेस्ट पेमेंट, अभी देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट क्या था, लोन जो दिया हुआ था उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा था वो रिसिप्ट में आएगा। लेकिन अगर किसी से लोन लिया है सरकार ने, उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है, वो एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो भी तो कंटिन्यूज आ रहा है। तो रिवेन्यू वाले में कंटिन्यू से कुछ लेना देना है। एक ग्रांट भी इसमें आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। और मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेंटेनेंस हमेशा होते रहता है, तो वो भी रिवेन्यू मेंटेनेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इतना हो गया। वहीं कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा? जो एक बार लग जाता हो पैसा। इसमें क्या होता है? लायबिलिटी क्रिएट करेगा या एसेट वैल्यू कम करेगा। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा हो, सपोज कहीं से सरकार ने लोन एक बार में बहुत सारा लिया, अगर 10 करोड़ लोन, एक छोटा ही अमाउंट है सरकार के लिए, मान लिया जाए 10 करोड़ लोन लिया, तो एक बार में लोन लिया
पैसा तो सरकार के पास आ गया, लेकिन लायबिलिटी क्रिएट कर दिया ये। तो कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और या तो दूसरा क्या, एसेट वैल्यू को रिड्यूस करेगा। सपोज सरकार के पास 100 करोड़ का कोई संपत्ति है, उसे बेच दिया, किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया, पैसा तो आ गया सरकार के पास, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, एसेट वैल्यू जो है वो कम हो गया, यानी उसके पास जो था एसेट वैल्यू वो किसी और को, प्राइवेट संस्था को दे दिया, ऐसा होता है। वहीं एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ये न्यू एसेट को क्रिएट करेगा या लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। न्यू एसेट को कैसे क्रिएट करेगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया, पैसा तो लग गया, लेकिन उसके पास क्या हुआ, एसेट क्रिएट हो गया है। लायबिलिटी कम कैसे करेगा, तो जो पैसा लोन में लिया था वो लोन चुका दिया एक बार में, 10 करोड़ यहाँ पे चुका दिया, तो पैसा तो गया, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन लायबिलिटी कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डिफिसिट के बारे में, क्योंकि बजट है तो बजट में तो या तो आमदनी होगी ज़्यादा या तो खर्चा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। डिफिसिट जनरली 5 पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला बजटरी डिफिसिट, बजटरी डिफिसिट यानी बजट का में जो डिफिसिट है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, अगर सरकार का, किसी देश का टोटल एक्सपेंडिचर अगर बड़ा हो, किससे, टोटल रेवेन्यू से, यानी कि टोटल जो खर्चा हो रहा है वो ज़्यादा हो टोटल जितना आमदनी हो रहा है, तो अगर ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बजटरी डिफिसिट आ जाएगा। ये यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक, ये बड़ा होगा, और इसका फॉर्मूला ये होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। सेकंड लेते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। अभी आपको रेवेन्यू के बारे में बताया, जो कंटिन्यू आ रहा हो या कंटिन्यू जा रहा हो। इसका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देंगे, यानी कि यहाँ भी खर्चा अगर ज़्यादा है और आमदनी कम है, रेवेन्यू वाले सेक्शन में आ रहा है, तो उसे कहेंगे रेवेन्यू डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब ही होता है घाटा, तो यहाँ पे हमेशा खर्चा ज़्यादा होगा। तीसरा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ये रेवेन्यू से डिफिसिट, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो गया। तो यहाँ क्या होगा, जो भी रेवेन्यू डिफिसिट आया है, जो भी रेवेन्यू डिफिसिट आया उसमें जो ग्रांट दिया गया है, ग्रांट अगर माइनस कर देते हैं, कोई डेवलपमेंटल पर्पज के लिए दे दिया जाता है ग्रांट, तो वो तो एक तरह से एसेट क्रिएट हो रहा है ना, भले वो खर्चा हुआ लेकिन एसेट क्रिएट एक तरह से हो रहा है, तो वो हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। चौथा क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, पूछता है, फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा हुआ है टोटल, जैसे यहाँ भी वही था बजटरी में टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट तो होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जो यहाँ रेवेन्यू या रिसिप्ट भी लिख सकते हैं यहाँ भी। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल जो आपके पास देश के पास आया उसे घटा देंगे, लेकिन इसमें फिर क्या प्लस करना पड़ेगा, जो डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि कुछ अगर लोन लिया हुआ है तो वो तो पैसा ओरिजिनल नहीं है, लोन अगर लिया हुआ है मतलब उसे देना है, फिर अपनी संपत्ति तो वो नहीं है, तो उसको ऐड कर देंगे, इसमें उसको ऐड कर देंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये उसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिजिकल डिफिसिट आ जाएगा। पांचवा होता है क्या, प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ये फिजिकल डिफिसिट
जो भी फिजिकल डिफिसिट आया है उसमें घटाएंगे क्या, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर प्रीवियस ईयर। ध्यान से समझिएगा इसको, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट दिया है उसमें तो इंटरेस्ट भरने में चला गया, वो पैसा जो पहले लिया गया होगा किसी और के द्वारा, किसी और सरकार के द्वारा, तो इस समय वो भरा जा रहा है, इस साल में वो भरा जा रहा है। पिछले साल लिया गया होगा, गए साल 2 साल 4 साल पहले, लेकिन इस साल उसका इंटरेस्ट भरा जा रहा है, तो उसको घटा देंगे इसमें फिजिकल डिफिसिट में, तो वो आ जाएगा प्राइमरी डिफिसिट। तो ये था डिफिसिट के बारे में। आगे थर्ड क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्ड सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 में आया था, पुर्तगाली गवर्नर था। जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में, कौन कौन इंडिया में आया कैसे। तो पोर्तुगीज भारत में आया सबसे पहले, वास्को डी गामा आया, जो कि भारत के समुद्री तट का खोज भी किया 1498 में। उसके बाद सेकंड आता है पोर्तुगीज जो गवर्नर, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो आपका आंसर भी है। ये आया 1505 में, और ब्लू वाटर पॉलिसी यही लेके आया, ब्लू वाटर पॉलिसी। थर्ड आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में ये आया, और ये गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में, कैप्चर गोवा इन 1510, ठीक है। उसके बाद एक आता है नुनो दी कुंचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और ये क्या करता है, कैपिटल को कोची से गोवा शिफ्ट कर देता है 1530 में, कैपिटल को कोची टू गोवा इन 1530, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, अंग्रेजों ने अंग्रेज टोटल इंडिया पे क्या अंग्रेजी राज किया, तो पुर्तगाल को अंग्रेज कैसे भगाया। तो एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली 1612 में होता है, और इसके थ्रू अंग्रेज पोर्तुगीज को हरा देते हैं। सेकंड में डच से सामना हुआ, अंग्रेजों का डच से सामना हुआ। डच कौन थे, जो नीदरलैंड के लोग, नीदरलैंड के लोग को डच कहते हैं। ये फर्स्ट फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने डाला। सोलह सौ पाँच में, ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री डाला। अभी इन लोग को कैसे हराया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो बैटल ऑफ चिंसूरा या बेदरा या हुगली भी कहते हैं, बैटल ऑफ चिंसूरा, बेदरा या हुगली भी बोलते हैं। इसके थ्रू हराया, ये 1759 में होता है बैटल ऑफ चिंसूरा, डच को हराया गया ब्रिटिश के द्वारा। आगे आते हैं डेंस, ठीक, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपना त्रावणकोर में तमिलनाडु में जो है फर्स्ट फैक्ट्री ट्रैंकूवर, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, इनका हो गया। ये फर्स्ट फैक्ट्री लगाए कब थे, ये 1620 में लगाया था, ये 1659, ये 1759 में यहाँ हुआ, 1605 में फैक्ट्री लगाए, और डेंस जो लगाया 1620 में। उसके बाद आता है, आगे भी स्लाइड है, आगे है स्लाइड, देख लेते हैं फ्रेंच का। फ्रेंच, इनसे तगड़ा वार होता है ब्रिटिश का। सबसे पहले 1668 में पहला फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में,
शुरुआत में सबसे पहला फैक्ट्री लगाते हैं। वार कौन कौन होता है? 3 वार होते हैं कर्नाटिक वार। फर्स्ट कर्नाटिक वार जो होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वार 1744 से लेके 48 तक, 1744 से लेके 1748 तक। ये ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के थ्रू ख़त्म होता है। फ्रेंच इसमें विनर होते हैं। सेकंड जो है, सेकंड कर्नाटिक वार, ये 1756 से लेके 1749 से ये होता है। 56 से थर्ड होता है, 1749 से 54 तक सेकंड कर्नाटिक वार। ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, तब जाकर ये वार ख़त्म होता है। इसमें ब्रिटिशर अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। थर्ड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार जो होता है 1756 से लेकर 63 तक होता है। इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है और अंग्रेज यहाँ पे जीतते हैं। इसी के बीच में 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है। बैटल ऑफ वांडीवास होता है 1760 में। अगला चौथा है शिफ्टिंग कल्टीवेचर इज ऑल्सो नोन एज इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में शिफ्टिंग कल्टीवेचर को कुमारी के नाम से जानते हैं। झूम जो जाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं। कुरुवा झारखंड और वालतरे राजस्थान। कुछ जान लेते हैं और कहाँ क्या जानते हैं। सबसे पहले कुमारी तो जान लिए वेस्टर्न घाट में। झूम हो गया नॉर्थ ईस्ट में। पोडू या पेंडा ये होता है आंध्र प्रदेश में, पोडू या पेंडा। वहीं बेवर या दहिया एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में। दीपा छत्तीसगढ़ में। वालतरे राजस्थान में देख लिए। कुरुवा झारखंड में देख लिए। पामाडाबी ओडिशा में। कुछ और देख लेते हैं दूसरे देश में कौन कौन ये क्या कहलाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये मैक्सिको में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है कि मतलब वहाँ पे जो भी जंगल वगैरह है उसको साफ करके वहाँ पे जंगल को काट के और खेती किया जा रहा है। फिर उसके बाद किसी और जगह पे अगले साल किसी और जगह पे जाके जंगल को काट के खेती करेंगे। फिर अगले साल किसी और जगह पे जाके जंगल के काट को खेती करेंगे। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। तो मैक्सिको में इसे बोलते हैं मिल्पा। मैक्सिको मिल्पा। वियतनाम में रे बोलते हैं इसको। श्रीलंका में छेना बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका और इंडोनेशिया में लडांग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर ओरिजिनेट्स नियर द रोहतांग पास। यानी ब्यास कुंड में कौन सा, वहाँ पे रोहतांग पास के नियर ब्यास कुंड है, वहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तो वो ब्यास। इंडस रिवर आप जानते हैं जो हिमालय है ये भारत इधर से निकलते हैं, इंडस रिवर जाती है। उसके ट्रिब्यूटरीज कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये जाती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो आते हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 5 है ये, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सबसे पहले कुछ पैटर्न देख लेते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। जैसे होता है ना नदी, अगर ये नदी ऐसे चल रही है तो उसके ट्रिब्यूटरीज ऐसे आके जुड़ रहे हैं, इस तरह से ट्रिब्यूटरीज होते हैं। तो इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बीच में आके सब मिल रहे हैं नदी। तो वो ड्रेनेज पैटर्न क्या है वो ज़रा जानते हैं।
तो सबसे पहले है डेंड्रेटिक, आगे देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी में। सबसे पहला है डेंड्रेटिक। इसमें क्या होता है कि एक मेन रिवर रहेगी, उसके ट्रिब्यूटरीज इस तरह से ऐसा रहेंगे। सेकंड है ट्रेलिस, मतलब रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है वो लगभग 90 डिग्री पे काटता रहेगा, ट्रिब्यूटरीज लगभग 90 डिग्री पे। तीसरा रेडियल, मतलब एक जगह से बहुत सारे नदियाँ ऐसे निकलती रहेगी, जैसे अमरकंटक का पहाड़ी है, वहाँ से सोन भी इस तरफ निकलती है, नर्मदा इधर इस तरफ निकलती है। चौथा सेंट्रीपिटल, मतलब हर जगह से आकर एक जगह पे नदी गिर रही है, सेंट्रीपिटल। जैसे लोकटक लेक मणिपुर में है। लोकटक लेक मणिपुर में है। जान लेते हैं जरा सा झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज के बारे में। झेलम वितास्ता, जिसको हिंदी ये एंशियंट नेम वितास्ता भी है, इसको कश्मीरी में व्यात भी बोलते हैं। चेनाब, चेनाब चंद्रा और भागा से निकलती है, चंद्रा और भागा, ये दो नदियाँ मिलकर चेनाब बनाती है। ठीक है, इसका एंशियंट नेम अस्किनी। रावी के बारे में आते हैं तो इसका एंशियंट नेम परुस्नी। ठीक है, रोहतांग पास से निकलता है रावी। ब्यास, जो कि एकमात्र ट्रिब्यूटरीज है जो पाकिस्तान में न मिलकर इंडिया में ही मिल जाती है, इसका एंशियंट नेम बिपाशा। और सतलज, जिसका एंशियंट नेम है शतुद्री। ठीक, अगला छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज है लार्जर एयर स्पेस, यानी कौन से प्लांट टिश्यूज के अंदर एयर स्पेस होता है, एरेनकाइमा के अंदर एयर स्पेस होता है। प्लांट टिश्यूज के बारे में जान लेते हैं कुछ। प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, पहला मेरिस्मेटिक और दूसरा परमानेंट। ठीक, मेरिस्मेटिक में जो 3 टाइप होता है, मेरिस्मेटिक का भी 3 टाइप होता है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ठीक, मेरिस्मेटिक ये जो है ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि इसके अंदर स्पेस नहीं रहेगा, वैक्यूल्स नहीं रहेंगे इस टिश्यूज के अंदर। एपिकल का क्या काम होता है, ये लेंथ इंक्रीज करता है, लेंथ को बढ़ाता है। कहाँ पाया जाता है, तो शूट और रूट के अपेक्स में, रूट के अपेक्स, अपेक्स बोले तो उसके बिल्कुल ऊपर में पाए जाते हैं, ताकि ग्रोथ बढ़ेगा। लैटरल, ये थिकनेस को इंक्रीज करता है, रूट और स्टीम के थिकनेस को इंक्रीज करेगा। ये रहेगा कहाँ, बिनेथ द बार्क, यानी छाली के जस्ट अंदर रहेगा लैटरल, और इसके थिकनेस को मेंटेन करेगा, इधर रहेगा। इंटरकैलरी, ये जो लीव होते हैं, ये जो लीफ होते हैं तो इसके नोड्स पे रहते हैं, यहाँ पे नोड्स पे रहते हैं इंटरकैलरी। ठीक है, और ये लीफ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। वहीं ये तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हो गया। परमानेंट टिश्यूज आते हैं। परमानेंट, परमानेंट के 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा फूड स्टोरेज, ठीक है, फूड स्टोरेज है। और इसी में अगर लूजली पैक्ड होता है पैरेनकाइमा टिश्यूज में, तो वो एयर अंदर भर जाते हैं और एरियस पे ये एरेनकाइमा वो कहलाते हैं। यही पैरेनकाइमा है जो कि फूड स्टोरेज में काम आता है। कोलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेंड्रिल्स को देखे होंगे किसी पेड़ के सहारे ऐसे करके, इसके ऐसे करके ये चढ़ जाता है ऊपर। उस तरह के लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट टिश्यू जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा ये हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, जब जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो वहाँ पे ये डेड टिश्यू इसमें होते हैं, इसमें जो होते हैं डेड टिश्यूज होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा का वहाँ पे रहेगा। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल्स। आर्टिकल 84 के अंदर क्वालिफिकेशन आता है। वहीं आर्टिकल 73 देखते हैं। आर्टिकल 73 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसमें जो है एग्जीक्यूटिव पावर दिया हुआ है। वहीं आर्टिकल 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे जो कि सहायता देंगे प्रेसिडेंट को। एक बात और है, अगर ये सारे में आर्टिकल 89 जोड़ देते हैं ना, तो ये अभी हमारे देश के लिए जो भी मिल रहा है वो सारे राज्य के लिए मिल रहेंगे। जैसे आर्टिकल 74 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे और एडवाइस देंगे। अगर उसी तरह आर्टिकल 89 जोड़ देंगे तो आएगा 163, और ये राज्य के बारे में बोलेगा कि एक काउंसिल रहेगा जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को कर रहा था, यहाँ पे गवर्नर को करेंगे। जैसे विधान, यहाँ पे लोकसभा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। आर्टिकल 74 हो गया। आर्टिकल 75 के बारे में जान लेते हैं। कुछ और प्रोविज़न होते हैं मिनिस्टर के। आर्टिकल 74 तो देख लिए। आर्टिकल 75 में कुछ और मिनिस्टर के प्रोविज़न होते हैं। जैसे आर्टिकल 75 में 6 टोटल है। 75(1) कहता है कि पीएम अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। पीएम जो है अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी में 91st अमेंडमेंट भी हुआ, जो कि टोटल 15% मेंबर ये मिनिस्टर हो सकते हैं। 15% मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा के जितने भी स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं जो कैबिनेट में होते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ के मात्र 15% ही हो सकते हैं। ये 91st अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ। 75(2) क्या कहता है? 75(2) मिनिस्टर जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे राष्ट्रपति के। मिनिस्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे राष्ट्रपति के। 75(3) कहता है सारे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। 75 का 4 क्लाउज क्या कहता है? ओथ ऑफ पीएम एंड मिनिस्टर्स, इनके ओथ। 75 का 5, मिनिस्टर जो भी किसी भी हाउस का अगर मेंबर ना हो तो वो टोटल 6 मंथ तक मिनिस्टर रह सकता है। अगर 6 मंथ के अंदर वो किसी भी हाउस का शपथ नहीं लिया तो फिर उसकी मिनिस्ट्रीशिप चली जाएगी। वहीं 75(6) कहता है सैलरीज के बारे में। थोड़ा और कुछ और देख लेते हैं। 76 नंबर अटॉर्नी जनरल के बारे में बोलता है। अगर इसमें 89 जोड़ देंगे तो 165 जो कि स्टेट के बारे में बोलेगा। 77 जो भी इंडिया का बिजनेस कंडक्ट होगा वो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। ये 77 में है। वहीं 78 ड्यूटी ऑफ पीएम दिया हुआ है। पीएम का ड्यूटी 78 में दिया हुआ है। 79 में क्या है? ये 79 में है पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। 82 में क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि जब भी अपना हर 10 साल में जनगणना होता है उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और लोकसभा में उसकी जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि अभी तक 4 बार ही मात्र हुआ है।
आर्टिकल 83 हाउस का ड्यूरेशन, आगे चलते हैं। औरंगजेब नेक्स्ट बीजापुर इन विच ईयर, तो बीजापुर को औरंगजेब ने किस साल 1886 बीजापुर को नेक्स्ट किया, और अहमदनगर 1887 में अहमदनगर को करता है। अगर ये बात आई हो तो बहमनी किंगडम के बारे में जान लेते हैं। बहमनी किंगडम टोटल 5 इसमें डिवाइड थे। ये अगर लास्ट इंडिया का नक्शा नीचे देखा जाए तो इस तरह से बहमनी किंगडम थे। अगर ये डिवाइड कर दिया जाए ये अहमदनगर यहाँ पे बीजापुर, ऊपर बिरार, बीच में जो है वो बीदर, और यहाँ पे गोलकुंडा। तो ये टोटल 5 ऐसे थे, ठीक, डायनेस्टी ये बहमनी किंगडम के। बहमनी किंगडम को फाउंडर कौन था, तो हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन साहब भी बोलते हैं। कैपिटल इसका गुलबर्ग, कैपिटल गुलबर्ग, गुलबर्ग से बीदर फिर हुआ कैपिटल, गुलबर्ग से फिर कैपिटल बीदर हो गया। और चेंज करने वाला कौन था, अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली एक रूलर आया जो गुलबर्ग से बीदर चेंज कर दिया कैपिटल को। बीजापुर में अब देख रहे थे 5 डायनेस्टी, वहाँ शासन किसका था। सबसे ऊपर जो विरार, वहाँ पे इमाद शाही डायनेस्टी चल रही थी। बीजापुर में आदिल शाही, उसके बाद फिर अहमदनगर में निजाम शाही, फिर था गोलकुंडा में कुतुब शाही, और बीदर बरीद शाही। ये सारे वहाँ पे डायनेस्टी के में राज कर रहे थे किंगडम। जैसे यहाँ अहमदनगर हो गया, निजाम शाही, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया, बरीद शाही, बिरार हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरा 5 ईयर प्लान के लिए कौन सा जिम्मेदार फेल्यूर के लिए नहीं था। चाइनीज एग्रेशन ये तो था, इंडो पाक वार इसके लिए भी हुआ था, चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, यानी आंसर ये होगा। सीवर ड्राफ्ट यानी भुखमरी भी उस टाइम हुआ था। 5 ईयर प्लान के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले 1951 से लेके 56 तक रहा। 1951 से लेके 56 तक रहा। अभी समय भी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा जल्दी इसको निपटाते हैं अब। सबसे पहले एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठा था 1960, ये एक जान लीजिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में हुआ था, बैठा था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1961 तक रहा। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेके 1966 तक रहा। इसके बाद ही इसी के बीच में क्या हुआ, चाइना के साथ वार हो गया। उसके बाद फिर इंडो पाक वार हो गया और ज़्यादा भुखमरी हो गई। 1950 फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में फोकस था। इसका टारगेट 2.1 था, अचीव हो गया था 3.6 तक। इसी में भाखरा नंगल डैम हुआ, ठीक, हीराकुद डैम, नागार्जुन सागर डैम, और 5 IIT भी है, इसी में आए थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या था, फोकस डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री पे था फोकस इसका। 4.5 टारगेट था, अचीव हुआ था 4.3।
इसमें 3 इंडस्ट्रियल प्लांट स्टील प्लांट स्थापित किए गए सेकेंड 5 ईयर में। राउरकेला जो कि उड़ीसा में हुआ जर्मनी की हेल्प से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के हेल्प से, और भिलाई में छत्तीसगढ़, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर के हेल्प से। ठीक है, और लास्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद ईएसए इन प्रोबा 3, यानी प्रोबा 3 में ईएसए के साथ यूरोपियन एजेंसी जो है उसके साथ कौन, इसरो था। प्रोबा 3 में ईएसए के साथ इसरो था। जान लेते हैं कुछ मिशंस इंडिया के मिशन, जैसे निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको बोलते हैं। इसमें 2 बैंड, एक एल बैंड और एक एस बैंड। एल बैंड जो है वो नासा के द्वारा और एस बैंड इसरो के द्वारा। ठीक है, एक है स्पेडेक्स, ये इसरो के द्वारा है। लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, PSLV C60 स्पेडेक्स में। प्रोबा 3 जो अभी यहाँ पे आया, इसमें क्या है, PSLV C59, ये लॉन्चिंग व्हीकल्स है। यहाँ पे स्पेडेक्स में PSLV C59। लुपेक्स मिशन एक आता है, ये इसरो प्लस जापान का जक्सा। लॉन्चिंग व्हीकल्स S3 है, लॉन्च व्हीकल्स। शुक्रयान वेनस मिशन है जो कि इंडिया इसरो के द्वारा है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट है रूमी 1, जो रीयूजेबल हाइब्रिड पॉकेट ये रॉकेट है। रूमी 1 ये रीयूजेबल है। वहीं इनसैट 3D ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। इनसैट 3DS ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन में मदद करेगा कि कब वेदर कैसा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चंस का अगला पार्ट आएगा। फिलहाल हमारा एक वीडियो में विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम का अपलोड हो चुका है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं 1 वीडियो सॉल्यूशन में, जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है SSC के एग्ज़ाम में। और फिर अगला वीडियो उसमें मराठा एम्पायर में आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।